एकेडमिक काउंसलर इग्नू। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे BECC 133 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें खासकर ब्लॉक 4 में यूनिट 10 की बात आज हम लोग करेंगे। और ये जो यूनिट 10 है ब्लॉक 4 की, ये बेस्ड है जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के क्या कंपोनेंट होते हैं, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं, और कैसे मौद्रिक नीति जो है वो काम करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास में मौद्रिक नीति किस प्रकार से योगदान करती है, मौद्रिक नीति के अस्त्र कौन कौन से हैं, और मौद्रिक नीति RBI के द्वारा कैसे जो है इम्प्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है, उस सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम आर्थिक नीति कहते हैं, वो एक बृहत्तर चीज है, और उसी की एक सहायक नीति के रूप में जो है मौद्रिक नीति का प्रयोग होता है। अर्थात मौद्रिक नीति जो है वो आर्थिक नीति की एक सहायक नीति है, जो कि देश का जो केंद्रीय बैंक है, जिसको भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो है ये बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल मौद्रिक नीति के सारे कंपोनेंट को देखें, तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, और भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो देश में मूल्य स्थिरता और रोजगार को जो है वो बनाए रखना है। अर्थात ग्रोथ हो, समृद्धि हो, मूल्य स्थिरता हो और सामाजिक न्याय भी हो। ये सारे कंपोनेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश करता है कि मौद्रिक नीति में ये चीजें ऑटोमेटिक आनी चाहिए। अर्थात मौद्रिक नीति जो है समृद्धि और मूल्य स्थिरता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय बैंक, जो कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जैसा कि हमने कहा प्रमुख कार्य जो है मूल्य स्थिरता है, और इस मूल्य स्थिरता के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को जो है कंट्रोल करना, अर्थात मनी सप्लाई को रेगुलेट करना कि मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में किस लेवल पे है और हम उसको कैसे जो है सही कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, सपोज हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के कंपोनेंट पे ही बात कर रहे हैं, कि मौद्रिक नीति के कंपोनेंट में अगर हम मानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है, तो उससे क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था में जब RBI के द्वारा बढ़ाई जाती है या केंद्रीय बैंक के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो उसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर पर। अर्थात ब्याज दर कम हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर में इनवर्स रिलेशन है, अर्थात विपरीत संबंध है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर घटेगी, और मुद्रा की पूर्ति घटती है तो ब्याज दर बढ़ेगी। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर RBI भारत के संबंध में अगर बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ब्याज दर में कमी के रूप में परिलक्षित होता है। और ब्याज दर में कमी जो है वो अर्थव्यवस्था में लोन को सस्ता करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए जो पूंजी है वो जो है सस्ती हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से, ब्याज दरों में कमी आने से अर्थव्यवस्था में निवेश जो होता है वो बढ़ता है। ये एक क्रम है, और जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तो उस निवेश बढ़ने के परिणाम स्वरूप रोजगार का सृजन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो एक मोटिव होता है किसी भी मौद्रिक नीति का, वो जो समग्र मांग है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि RBI अगर एक छोटा सा परिवर्तन करता है, अर्थात
मौद्रिक नीति के एक कंपोनेंट के रूप में अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करता है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कहीं न कहीं समग्र माँग में वृद्धि लाती है। रोज़गार में, आय में, उत्पादकता में, निवेश में, ये एक क्रम की तरफ जो है उसका जो रिपरकशन है, एक रिजल्ट है, वो ये आ रहा है कि कहीं न कहीं समग्र माँग में बढ़ रही है। और समग्र माँग का बढ़ना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समग्र माँग अर्थव्यवस्था में नहीं बढ़ती है, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था रिसेशन या डिप्रेशन में आ जाती है। क्योंकि समग्र माँग से ही बढ़ने से इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश और रोज़गार के अवसरों का सृजन होता है। तो ये तो बात हुई कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जो हमारी जो है मौद्रिक नीति है, उसका एक एग्ज़ाम्पल मनी सप्लाई के टर्म्स में हमने बताने की कोशिश की, कैसे जो है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ने से समग्र माँग प्रभावित होती है। बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो ख़ासकर जो है करती हैं प्रभावित। जैसे अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है, तो ब्याज दर का जो बढ़ने का जो प्रभाव होता है, वो कहीं न कहीं ये होता है कि उससे सेविंग बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ तो ब्याज दर अर्थव्यवस्था में बढ़ने से निवेश हतोत्साहित होगा, ब्याज दर घटने से निवेश बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर बढ़ती है तो उससे जो हाउसहोल्ड सेक्टर है या जो घरेलू क्षेत्र है, उसमें बचत की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। क्योंकि फिर क्या होता है, रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्याज दर अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं निवेशक को भी प्रभावित करती है और बचतकर्ता को प्रभावित करती है, दोनों को प्रभावित करती है। बस ये है कि बचत के साथ उसका प्रोपोर्शनल संबंध है, प्रोपोर्शनेट या आनुपातिक संबंध है, और दूसरा जो निवेश के साथ उसका जो है विपरीत संबंध है या इनवर्स रिलेशन है। तो हम इस चीज़ को मौद्रिक नीति में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चर के रूप में लेकर चलते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो मौद्रिक नीति है उसका मूल जो उद्देश्य है वो है ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। तो अर्थात अर्थव्यवस्था में समृद्धि को लाना। अर्थव्यवस्था में अगर समृद्धि होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तभी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और लोगों के कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी। और प्राइस स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, जैसे सामान्यतया हम लोग ये दिमाग में मान के चलते हैं कि आरबीआई का जो टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है मूल्य स्थिर रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, उसमें जो मूल्य स्थिरता की बात है, उसमें ये बात है कि जो मूल्यों में एनुअल ग्रोथ है, मतलब जो इन्फ्लेशन की एनुअल ग्रोथ है, वो लेस देन 4% हो, अर्थात 4% से ज्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट ना हो। क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक हम जानते हैं कि निवेश की प्रेरणा के लिए, रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन या जिसको हम कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति बहुत ही आवश्यक होती है। तो मूल्य स्थिरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है मूल्य फिक्स हो जाएगा, मूल्य बढ़ेगा नहीं। मूल्य स्थिरता का मतलब सिर्फ इतना है कि मूल्य कंट्रोल वे में बढ़ेगा। अर्थात वार्षिक स्तर पे अगर बात करें तो 3 से 4% जो है उस वही मूल्य इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। इससे ज़्यादा अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी का जो टारगेट है वो कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ जो है आरबीआई जो है कहीं न कहीं हमने बताया आपको सोशल जस्टिस की बात करते हैं। अर्थात इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने के साथ-साथ आय की विषमता कम होगी और एक तरह से जो आय की विषमता है, वो अर्थव्यवस्था में अगर कम होगी, तो सामाजिक न्याय की जो है प्राप्ति हो सकती है। तो आय का बढ़ना, जैसा कि हमने कहा कि ग्रोथ ही होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीडीपी का बढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जीडीपी का जो पार्ट है, जो लाभ है, वो समाज के सभी वर्गों में सही रूप से वितरित हो, ये भी बहुत ही
महत्वपूर्ण है। और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, उसके माध्यम से ये कोशिश करता है कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि हो, मूल्य स्थिरता हो और सामाजिक न्याय भी हो। अर्थात आय की विषमता ना हो, आय की विषमता में कमी आए और लोगों तक आय का एक जो निश्चित प्रोपोर्शन है वो पहुँचे। तो ये बात जो है खासकर मौद्रिक नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। हम सभी जानते हैं कि जैसे किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकिंग सेक्टर का एपेक्स बॉडी है। अगर मनी मार्केट की बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें, तो उनमें आरबीआई एक एपेक्स संस्था है और आरबीआई कहीं न कहीं कहते हैं हम कि बैंकों का बैंक है या लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। अर्थात कहीं अगर किसी को जो है पैसा नहीं मिलता बैंकिंग सिस्टम में, तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है। तो लेंडिंग ऑफ लास्ट रिसोर्ट और कह सकते हैं एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है पूरे मौद्रिक अर्थव्यवस्था का, ये मनी मार्केट का, जो है भारत की मौद्रिक नीति को एक नई दिशा और दशा देता है। तो ये जो है और हम सभी जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और तब से जो है आरबीआई जो है लगातार काम कर रहा है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आरबीआई एक तरह से मौद्रिक नीति जो बनाता है, वो तो है ही, उसके अतिरिक्त भी कुछ काम करता है। अर्थात मौद्रिक नीति का बनाना, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य तो है ही। इसके अतिरिक्त जो है रेगुलेशन एंड सुपरविजन भी करता है। जो बैंकिंग सिस्टम है उसका आरबीआई जो है रेगुलेशन और सुपरविजन करता है कि जो हमने नीतियां बनाई हैं उसका क्या क्रियान्वयन हो रहा है अर्थव्यवस्था के डिफरेंट स्टेक होल्डर के द्वारा या नहीं हो रहा है। तो आरबीआई सिर्फ मौद्रिक नीति या नीतियों का निर्माता ही नहीं है, बल्कि उसका एक सुपरविजन भी करता है कि जिससे वो नीतियां प्रभावी ढंग से अर्थव्यवस्था में लागू हों और लोगों तक उसका समुचित लाभ मिल सके। और इसी तरह से मौद्रिक नीति के ही क्रम में हम लोग बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी विनिमय है, उसका मैनेजमेंट भी करता है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो किसी भी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और वो भी कहीं न कहीं देश की समृद्धि का एक सूचक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास डॉलर कितना है, एसडीआर कितना है, गोल्ड कितना है, रिजर्व ट्रांच क्या है, इन सब का प्रोपोर्शन क्या है, तो ये सारे कंपोनेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आते हैं। और किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना जो है कहीं ना कहीं वो जो है आरबीआई की नीतियों पर भी निर्भर करता है। तो आरबीआई इस तरह से मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है उसको बैंकों का बैंक, एपेक्स बैंक अभी हमने बताया कि सारे जो बैंकिंग प्रणाली है अर्थव्यवस्था में, उसमें जो कहा जाता है कि सारे बैंकों का बैंक है। अगर बैंकों को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बैंक जूझते हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो आरबीआई से हेल्प लेते हैं और इस तरह से आरबीआई जो है वो बैंकिंग प्रणाली में को हेल्प करता है और उनको गाइड भी करता है कि किस प्रकार से जो है वो इफ़िशिएंटली अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसी क्रम में जो है मॉनिटरिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी जो है आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो मॉनिटरिंग करना अर्थात उसको वॉच करना कि जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है बैंकों के द्वारा वो प्रॉपर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने बात की ही। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो है जो करेंसी का प्रिंटिंग का राइट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हो।
और किसी भी बैंक को प्रिंटिंग राइट नहीं होता है। तो एक मोनोपोली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि प्रिंटिंग राइट जो है करेंसी का उसी को है। और जो मनी सप्लाई होगी, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव समग्र मांग पर पड़ता है, या मुद्रा की पूर्ति अगर घटती है तो उसका क्या प्रभाव समग्र मांग पर पड़ता है, या अर्थव्यवस्था के पूरे कंपोनेंट पे पड़ता है। तो एक तरह से मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये भी आरबीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। डेवलपमेंटल गोल्स भी जो है आरबीआई के होते हैं, और उसके क्रम में आरबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौद्रिक नीति जो है किसी की भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। अगर हम आरबीआई किसी भी या सेंट्रल बैंक किसी भी देश का है, या भारत के संबंध में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो अच्छी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के अनुकूल, अर्थव्यवस्था में भावी संभावनाओं को देखते हुए मौद्रिक नीति तैयार करता है, तो कहीं न कहीं विकास की जो प्रक्रिया है, वह स्वतः रूप से आगे बढ़ने लगती है। तो मौद्रिक नीति सिर्फ़ जो है एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है, जिस पर अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से अग्रसारित होती है और कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो है रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आरबीआई जो है स्टैटिस्टिक्स का पब्लिकेशन कर रहा है। आरबीआई बुलेटिन आता है जिसमें जो है आरबीआई बहुत सारी पॉलिसी से रिलेटेड जो है डेटा जो है हर साल पब्लिश करता है। तो इस तरह से आरबीआई मौद्रिक नीति तो बनाता ही है, फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अतिरिक्त भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो हर तरह से आरबीआई का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो यूनिट 10 है, ये बेसिकली रोल ऑफ आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पे बेसिस है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कैसे मौद्रिक नीति जो है अर्थव्यवस्था में कार्य करती है। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति है वो बैकबोन है, और अर्थव्यवस्था की वो रोड मैप को डिसाइड करती है। और इसके पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो मनी सप्लाई है और मनी का जो एग्रीगेट डिमांड है, दोनों के बीच एक सामंजस्य की बात होती है। तो आरबीआई कितनी सप्लाई मनी की करेगा कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी भी हो, और सोशल जस्टिस भी हो। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में निकल के आती है। अगर हम बात करें कि जो उद्देश्य होता है किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति है, हमने कहा कि मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करना, अर्थात मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने का मतलब है कि मूल्य में वृद्धि तो हो, लेकिन वो मॉडरेट हो, बहुत क्रीपिंग लेवल पे इन्फ्लेशन हो। एनुअल ग्रोथ रेट अगर 3 to 4% है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं वो स्टेबल है, प्राइस स्टेबिलिटी है। और एक तरह से प्राइस स्टेबिलिटी अगर आती है तो इन्फ्लेशन, एक हमने कहा कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा, और जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हम अचीव करते हैं। तो इस तरह से मौद्रिक नीति का जो टारगेट है वो एक तरह से रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, अर्थात इन्फ्लेशन को कम करना, रोजगार को बढ़ाना, और जो है ऊंची समृद्धि दर को प्राप्त करना। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं वो मौद्रिक नीति में समाहित हैं। तो मौद्रिक नीति इस तरह से अगर हम बात करें किसी भी देश के संबंध में बात करें तो सिर्फ अ, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, चाहे वो यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है, या हम इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड है, या भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर बैंक जो है कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति को जो है बहुत ही सिस्टेमेटिक ढंग से बनाता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी बहुत ही जागरूक ढंग से करता है, कि अर्थात अर्थव्यवस्था में जिससे कि स्टेबिलिटी और रोजगार का सृजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई आरबीआई के द्वारा कम की जाती है तो उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं निवेश पे होता है। आरबीआई मनी सप्लाई को कम करता है या बढ़ाता है
तो उसका प्रभाव रोजगार पर दिखता है। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाता है तो रोज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करें कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को घटा दे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो परिणाम होगा वो होगा कि कहीं ना कहीं लोन महंगे हो जाएंगे और निवेश पर उसका एक प्रतिकूल प्रभाव होगा। निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा, उत्पादन कम होगा और इस तरह से समग्र मांग भी कम हो जाएगी। तो एक छोटा सा स्टेप मॉनेटरी पॉलिसी का वो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस तरह से हम बात करें तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो खासकर उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने कहा कि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था का रोड मैप है और वो अर्थव्यवस्था में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है, हायर जीडीपी ग्रोथ की बात करती है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है, विकास की धारा में आगे बढ़ना है, तो हमें कहीं न कहीं निवेश को बढ़ाना होगा। तो निवेश एक की कंपोनेंट है किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए। लेकिन निवेश बढ़ेगा क्यों? जब ब्याज दर कम होगी, एनवायरनमेंट देश का निवेशकों के अनुकूल होगा, तो कहीं न कहीं निवेशक के मन में ये प्रेरणा आएगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो एक रिटर्न पे भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक मॉनेटरी पॉलिसी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो है निवेश को बढ़ाएं। और इसी क्रम में जो मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा टारगेट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो ये होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये एसोसिएशन है पॉजिटिव रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थात पीपल जो है एक तरह से जॉब को स्विच ओवर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जितने लोग हैं उन सबको रोजगार मिल जाए। जो लोग क्लासिकल की भी बात हम लोग कर रहे थे, केंजियन सिस्टम की भी बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि एक प्रचलित दर पर क्लासिकल मानते थे कि जो लोग काम करना चाहते थे प्रचलित मजदूरी दर पर उनको काम मिल जाता है तो वो एम्प्लॉयड है। जो नहीं करना चाहते हैं उनको अनएम्प्लॉयड नहीं मान सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो अगर रोजगार को बढ़ाना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि लानी होगी। केन्सियन सिस्टम में भी इस बात को कहा गया है। तो एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि जो आएगी वो तभी आएगी जब हम जो है कहीं ना कहीं से निवेश को बढ़ाते हैं। तो निवेश जैसा कि हमने कहा एक की कंपोनेंट है, उसको वृद्धि करके जो है हम लोग जो है अ, रोजगार के स्तरों में वृद्धि कर सकते हैं। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी अर्थात मूल्य की स्थिरता। क्योंकि सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर हमें डिमांड को बढ़ाना है तो हमें मूल्य स्थिरता को फॉलो करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में डिमांड लगातार बढ़ रही है और मूल्य भी बढ़ रहा है तो उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं होगा। तो मूल्य की स्थिरता के साथ अगर मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो कि एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होना है। और जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मूल्य में जो एनुअल ग्रोथ रेट हो इन्फ्लेशन की वो 4 लेस देन 4% हो, अर्थात 4% से कम हो। इसी तरह से हमने कहा कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, अर्थात विनिमय जो दर है उसमें स्थिरता। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर जो है वो मान लीजिए कम होती है तो कहने का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट है आउटफ्लो होता है कैपिटल का, अर्थात जो हमारे देश में पूंजी का आगमन था वो रुक जाता है और जो ऑलरेडी
पूंजी है वो बाहर जाने लगती है। तो ब्याज दर कम होने से एक ये भी एक इफेक्ट होता है, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं उसका आउटफ्लो होने लगता है, विदेशी संस्थागत निवेशकों का। तो एक तरह से ब्याज दर में कमी हमारे कैपिटल आउटफ्लो को बढ़ाती है। तो कैपिटल आउटफ्लो अगर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में कम होगा, और अगर फॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो फॉरेन करेंसी की प्राइसेस बढ़ेगी, और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो जो है डिप्रिशिएट होगी। तो एक तरह से कैपिटल आउटफ्लो जो है वो कहीं ना कहीं करेंसी डिप्रिसिएशन या हमारी जो रुपया है उसका जो है ह्रास वो जो है होने लगता है। तो करेंसी डिप्रिसिएशन को जो है वो दिखाती है। तो अगर किसी भी देश की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, अगर हम बात करें जैसे कि डॉलर के संबंध में रुपया, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा निगेटिव हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आयात कर रहे हैं, आयात हमारे क्या होते हैं, महँगे हो जाते हैं, और आयात महँगे होने से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो महँगी हो जाती है। लेकिन बस एक इसका एक कह सकते हैं कि जो है दूसरे साइड का भी इम्पैक्ट है कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, जो निर्यात हैं, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माँग बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्ट कम होते हैं। तो बीओपी एक तरह से जो है थोड़ा बैलेंस होता है। लेकिन ये बढ़ना और घटना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अर्थात एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इम्पोर्ट पे क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है इलास्टिसिटी है कैसी है, जो वस्तु हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं वो वस्तु जो है कितनी इलास्टिक है, अर्थात उसकी इलास्टिसिटी क्या है, इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं, वो डिटेरियोरेट कर देगा, अर्थात डिप्रिसिएशन, नुकसान पहुंचाएगा। और अगर इलास्टिक डिमांड है तो कहीं ना कहीं वो बीओपी में इम्प्रूव करेगा। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसे लाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आप सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करता है। अगर किसी भी देश में लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है मार्केट में, और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और जो होम करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आरबीआई इसको वॉच करता है, और सप्लाई भी आरबीआई करता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आए, और जिससे कि जो डिप्रिसिएशन है वो रुके। तो इस तरह से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी मॉनिटर करता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे और किसी भी तरह का कोई अवरोध ना आए। तो ये तो बात हो गई जो है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके क्या उद्देश्य है, और कैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कार्य करती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो मौद्रिक नीति है उसके कुछ, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण अस्त्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उन्हीं जो है टूल्स के जरिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कार्य करती है। तो ये महत्वपूर्ण अस्त्र क्या, महत्व क्या है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा है क्वालिटेटिव, अर्थात परिमाणात्मक जो है नियंत्रण, और दूसरा है गुणात्मक नियंत्रण। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होते हैं, मौद्रिक नीति में यूज होते हैं, और आरबीआई जो है कहीं ना कहीं जो है अपने इसी मेजर्स का प्रयोग करते जो है मौद्रिक नीति का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करती है। अब ये जो परिमाणात्मक और गुणात्मक
विधियां हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव जो परिमाणात्मक है, ये एक तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, अर्थात गैर विभेदात्मक है। अर्थात ये कोई भी जो है प्रभाव अलग अलग सेक्शंस पे इस नीति का नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा, अगर बैंक दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था के सारे सेगमेंट पे उसका एक जैसा ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग प्रभाव पड़ेगा, अमीर के लिए अलग प्रभाव पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के लिए अलग प्रभाव पड़ेगा या दूसरे बिजनेसमैन के लिए अलग प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो एक क्वांटिटेटिव मेथड जो है या परिमाणात्मक जो विधि है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, अर्थात वो गैर विभेदात्मक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव मेथड है, अर्थात जो गुणात्मक विधि है, वो विभेदात्मक है। उसमें जो अस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जो टूल्स का उपयोग किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेगमेंट के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था में खासकर मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको जैसे हमने बताया कि दो भागों में हम उसका बंटवारा कर लेते हैं। एक को कहते हैं परिमाणात्मक नियंत्रण और दूसरे को कहते हैं गुणात्मक नियंत्रण। अब परिमाणात्मक नियंत्रण की जो विधियां हैं या जो मेथड हैं, वो क्या क्या है और हम उसको कैसे यूज करते हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो परिमाणात्मक नियंत्रण की कुछ विधियां हैं, जिसको में जो पहली विधि है वो है रिपो रेट, दूसरी जो विधि है वो है बैंक रेट। रिपो रेट को रिपो दर के नाम से जानते हैं, बैंक दर। तीसरा जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। चौथी जो है चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशियो, अर्थात जो न्यूनतम कोष अनुपात है उसमें परिवर्तन के द्वारा किया जा सकता है, जैसे सीआरआर की बात हम करते हैं। और चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो, जो तरलता अनुपात है, उसमें भी परिवर्तन के द्वारा जो है परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। इसी इंस्ट्रूमेंट के तहत जो है आरबीआई अपनी परिमाणात्मक जो विधियां हैं उसके माध्यम से क्रेडिट का कंट्रोल करता है। अर्थात क्वांटिटेटिव मेथड की ये इंस्ट्रूमेंट है, रिपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मिनिमम रिजर्व रेशियो और जो है लिक्विडिटी रेशियो। तो ये इंस्ट्रूमेंट बारो करता है, अर्थात उधार लेता है। लेकिन ये उधारी ऐसे नहीं की जाती है, ये उधारी कोलेटरल या सिक्योरिटीज के आधार पर की जाती है, अर्थात सिक्योरिटीज की आड़ में उधारी ली जाती है। अर्थात अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए, मुद्रा चाहिए, तो एक तरह से वो अपनी सिक्योरिटी को रखता है और उस सिक्योरिटी के बदले वो बारो कर सकता है आरबीआई से। और इसका दूसरा एक रूप और है, जिसको हम रिवर्स रिपो रेट कहते हैं। रिवर्स रिपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई के पास फंड को डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक, तो वो जो रेट होता है वो रिवर्स रिपो रेट होता है। अर्थात जो भी कमर्शियल बैंक के पास जो है एक्सेस रिजर्व है, वो एक्सेस रिजर्व आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है, तो वो प्रक्रिया रिवर्स रिपो रेट। तो रिपो रेट क्या होता है, उसमें आरबीआई से बारो करेगा, उधार लेगा, और रिवर्स रिपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा डिपॉजिट करता है, जो एक्सेस मनी है। तो इस तरह से रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट जो है अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थितियों के लिए आरबीआई जो है वो रिपो रेट का प्रयोग करता है। तो रिपो रेट आज के समय में अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये अस्त्र के रूप में प्रयोग हो रही एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ जिसको कहा जाता है, एमएसएफ, जो कि ओवरनाइट लोन्स की बात करती है कमर्शियल बैंक की, अर्थात जो फैसिलिटेट करती है कमर्शियल बैंकों की एक जो है रात्र की उधारी ले सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि इसी के अंतर्गत आता है।
तो हमने कहा कि रेपो रेट एक तरह से शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है, जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण अस्त्र है परिमाणात्मक साख नियंत्रण का, वो है बैंक रेट। तो बैंक दर या बैंक रेट क्या है? बैंक दर वो दर है जिस पर आरबीआई जो है लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंकों को। अर्थात जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन बैंकों को जिस दर पर आरबीआई लोन देता है, वो दर कहलाती है बैंक दर। अब ये जो बैंक दर है, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में हमने कहा प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होगा? इन्फ्लेशन क्यों ऐसा ज़्यादा है? इन्फ्लेशन इसलिए ज़्यादा है कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ती है। प्राइस लेवल अगर लगातार बढ़ती है, तो एक तरह से प्राइस लेवल का बढ़ना लगातार वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो आरबीआई का क्या रोल है? कैसे बैंक दर के माध्यम से आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है? तो अगर हम बात करें, तो आरबीआई बैंक दर को अगर बढ़ा दे, बैंक दर को बढ़ा देगी अगर आरबीआई, तो एक तरह से लोन कॉस्टली हो जाएंगे। लोन कॉस्टली हो जाएंगे तो कमर्शियल बैंक कम लोन जो है लेंगे, और कमर्शियल बैंक की जो है जो लेंडिंग सॉरी बारोइंग है, एक तरह से जो लोन है उनकी देने की जो क्षमता है वो भी घट हो जाती है, और फिर अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाती है, एमएस कम हो, तो मनी सप्लाई अगर बैंक रेट को कम कर देता है, तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो मुद्रा की पूर्ति को पूरी तरह से रेगुलेट करना, ये आरबीआई का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और इसी रेगुलेशन के तहत आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, और कह सकते हैं हम कि मुद्रास्फीति दोनों को कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो बैंक रेट है वो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य करती है, और परिमाणात्मक साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण अस्त्र है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें खासकर, अ, अब बात करें हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण में, तो वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय और विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर जो है आरबीआई को लगता है कि हमें जो है सिस्टम से पैसे को निकालना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो वो सिक्योरिटीज को सेल करती है। अर्थात सिक्योरिटीज को अगर कमर्शियल बैंक को सेल करती है, तो कमर्शियल बैंक से लिक्विडिटी आरबीआई के पास ट्रांसफर हो जाएगी, तो कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि आरबीआई को लगता है कि नहीं डिफ्लेशन की स्थिति है, तो आरबीआई उसमें जो है सिक्योरिटीज को जो है परचेज करती है, कमर्शियल बैंकों से परचेज करती है, और इस तरह से कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है। तो वो पैसा कहीं न कहीं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और अर्थव्यवस्था में फिर डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। तो इस तरह से जो स्विच ऑपरेशन इसको हम कहते हैं, खासकर ओपन मार्केट ऑपरेशन को, जिसमें सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और इस स्विच ऑपरेशन की प्रक्रिया के तहत सिक्योरिटीज को जो है बेच करके और जो है क्रय करके आरबीआई मनी सप्लाई को जो है रेगुलेट करता है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट ओपन मार्केट में हाई पावर्ड मनी से भी जुड़ा है। अर्थव्यवस्था में जो हाई पावर्ड मनी है, वो मनी सप्लाई को जो है रेगुलेट करती है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हाई पावर मनी बढ़ती है, तो एक तरह से मनी सप्लाई बढ़ सकती है। ये बात हो गई जो दूसरा अस्त्र है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कैश रिज़र्व रेशियो है। कैश रिज़र्व रेशियो का मतलब होता है नगद
आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात जिसको हम सीआरआर कहते हैं, ये वो दर है जो आरबीआई डिसाइड करता है। खासकर इसकी जो एक मार्जिन रखी गई थी वो 3 से 15% के बीच में, कि 3 से 15% के बीच में जो भी आरबीआई डिसाइड करेगा, उस दर पे जो रिजर्व हैं टोटल टाइम डिपॉजिट का और जो है इसका सेविंग डिपॉजिट, जो बचत और जो शवाधि जमा करता है। तो आरबीआई ये गवर्नमेंट के जितने भी खासकर कॉमर्शियल बैंक हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपनी जो समय जमा है और जो है इनका जो है सेविंग डिपॉजिट है, उसका जो है 3 से 15% के बीच में जो प्रोपोर्शन आरबीआई डिसाइड करेगा, उसको जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अब सीआरआर अगर 3% है, मिनिमम रेट पे है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि 3% सीआरआर पे जो मिनिमम है, उस पर कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर सीआरआर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाकर 10% कर दे रहा है या 15% कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं टोटल जो डिपॉजिट है उसमें से 15% या 10% कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी की क्रंच आ जाएगी, क्राइसिस आ जाएगी, और उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये एक जो है सीआरआर का प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट अटैक जो है मनी सप्लाई पे जो है आरबीआई सीआरआर के माध्यम से भी डाल देता है, या आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों की कार्यप्रणाली को जो है प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरबीआई पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में खासकर मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो कैश रिजर्व रेशियो जैसा कि ये हम बताया 3 से 15% के बीच होगा, और अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, और अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैश रिजर्व रेशियो का बहुत प्रयोग किया खासकर जो है आरबीआई ने, और इस कैश रिजर्व रेशियो के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की। इसी क्रम में जो है एसएलआर है, संवैधानिक तरलता अनुपात। संवैधानिक तरलता अनुपात भी जो है एक तरह से वही कार्य करता है जो कैश रिजर्व रेशियो का है। अब आरबीआई ये मैंडेट करता है कि एक निश्चित प्रोपोर्शन जो है कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। वो प्रोपोर्शन क्या होगा वो आरबीआई समय समय पर डिसाइड करता है। तो इस तरह से अगर एक प्रोपोर्शन जो मान लीजिए अगर 20% है, तो 20% अगर एसएलआर है तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई 20% से कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएगी। तो एसएलआर भी वही इंस्ट्रूमेंट है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन को रेगुलेट करता है। ये सारे काम एसएलआर के माध्यम से भी आरबीआई करता है। बस इसका मेथड ये है कि इसको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। ये आरबीआई अपने पास नहीं रखता, बल्कि कमर्शियल बैंक इसको खुद जो है अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आरबीआई की मॉनिटरिंग होती रहती है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है जो परिमाणात्मक साख नियंत्रण है, वो साख नियंत्रण कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। खासकर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, गैर विभेदात्मक होता है। ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण के जो भी अस्त्र हैं, इनका प्रभाव हर वर्ग पे समान रूप से होता है, कोई विभेदात्मक स्ट्रेटजी नहीं होती है। दूसरी जो बात है इसमें वो है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण भी जो है या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसके तहत क्या होता है
इसके तहत साख की मात्रा नहीं बल्कि साख की दिशा, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, ये जो है आरबीआई जो है निर्धारित करता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है, हमने बताया कि ये विभेदात्मक होता है, ये विशेष लोगों पे, विशेष वर्गों पर डिपेंड करता है कि इनके लिए मार्जिन क्या होगी, दूसरे के लिए क्या होगी। आरबीआई की पॉलिसी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी होती है। और एक तरह से साख की दिशा क्या होगी, ये जो है पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, खासकर अगर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें हम, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल अर्थात आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्ट करता है कि जो है वो किस क्षेत्र को कितना लोन देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना लोन देंगे, प्रायोरिटी लेंडिंग क्या होगी, अर्थात किस क्षेत्र में जो है प्राथमिकता के आधार पर लोन दिए जाएंगे। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में खासकर जो आरबीआई है, जैसे कि हमने कहा कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर मान लिया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर में है। तो अगर इसमें अगर लेंडिंग है तो उस पे अलग रूल्स होंगे, और दूसरी क्षेत्रों पे अगर लेंडिंग है तो उसके अलग रूल्स होंगे। तो इस तरह से जो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो आरबीआई की नीतियों से प्रभावित होता है, और वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो एक जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का है, जिसको हमने कहा डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को डिसाइड करता है, वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या जो एक तरह से चयनात्मक साख नियंत्रण। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है खासकर मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसा कि हमने जानते हैं कि मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऋणों के संबंध में मार्जिन ज़्यादा होती है, कुछ ऋणों के संबंध में मार्जिन कम होती है। जैसे जनरली अगर हम बात करें, जैसे हम लोग होम लोन अगर लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, तो आरबीआई की ही नीतियों से वो प्रभावित होते हैं। उसमें कभी भी 100% आपको लोन नहीं मिलता है। तो उसमें इसका मतलब ये है कि 80 टू 85% मिल सकता है, लेकिन 100% नहीं मिलता। इसका मतलब है 20 टू 15% जो है आपको खुद का अपने पैसा होना चाहिए। तो ये क्या है, 20 टू 15% जो है ये एक तरह से मार्जिन है। तो आरबीआई इस मार्जिन को भी चेंज कर सकता है। किसी विशेष वर्ग के लिए कोई पुअर सेक्टर लेंडिंग है तो उसके लिए मार्जिन को जो है बढ़ा सकता है, या कोई दूसरा क्षेत्र है उसके लिए मार्जिन को घटा सकता है। मार्जिन को 30% भी कर सकता है, मार्जिन को 10% भी कर सकता है। तो मार्जिन से भी जो है कहीं न कहीं लोन देने की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई ये चाहता है कि किस क्षेत्र में हमारा पैसा जा रहा है, किस क्षेत्र में लोन प्रायोरिटी लेवल पे दिया जाए, किस क्षेत्र में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस क्षेत्र पे वो जो है मार्जिन को करता है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग भी की जाती है, अर्थात एक लिमिट कर दी जाती है कि पर्टिकुलर सेक्टर को इससे ज़्यादा जो है लोन सैंक्शन नहीं किया जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर बैंक होते हैं जिनको कह दिया जाता है कि भाई अगर इस क्षेत्र से लोग आते हैं तो उनको जो है एक पर्टिकुलर लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इससे ज़्यादा जो है आप जो है सुविधा नहीं दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्रेडिट की लिमिट ये भी कह दी जाती है कि टोटल जो भी आप लोन देंगे उसमें से जो है एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। वो परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं आपका प्रायोरिटी सेक्टर पे जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर हो सकता है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रेडिट राशनिंग जो है वो भी, साख की राशनिंग जो है वो भी आरबीआई के द्वारा की जाती है, जो भी इसका महत्वपूर्ण अ, अस्त्र है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। नेक्स्ट है जो एक नैतिक दबाव। आरबीआई एक तरह से बैंकिंग प्रणाली को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए कमर्शियल बैंकों को ये बार-बार एहसास भी दिलाती है, ये उनको मोटिवेट भी करती है कि पूरी अर्थव्यवस्था का सही रूप से संचालन हो और जो पॉलिसीज़ हों, वो
व्यक्तियों तक पहुंच जाए, तो एक तरह से नैतिक रूप से जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पाठ पढ़ाती है कि आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि जो चीज़ें असाइन की गई हैं, वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अर्थात मार्जिन किस ऋणों के लिए ज़्यादा होना चाहिए, किस ऋणों के लिए कम होना चाहिए। क्रेडिट राशनिंग में किस प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग कितनी होनी चाहिए, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग कितनी होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं नैतिक दबाव के माध्यम से भी आती हैं, आरबीआई इसका भी जो है करती है। दूसरा डायरेक्ट एक्शन, अगर कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के नियमों को नहीं मानते हैं या आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो आरबीआई उन पर जो है डायरेक्ट एक्शन भी लेती है। और इस तरह से समय-समय पर, चाहे वो एक्शन के तहत, चाहे नैतिक दबाव के तहत, चाहे परिमाणात्मक और गुणात्मक शाख नियंत्रण के तहत, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के तहत आरबीआई का एक ही मोटिव होता है कि जो भी देश की मौद्रिक नीति है, उस मौद्रिक नीति का उद्देश्य वो अच्छे से लागू हो, अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ जो है ग्रोथ हो और प्राइस स्टेबिलिटी हो। तो ये ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ये जो है कहीं न कहीं मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। अगर भारत में इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो भारत में इम्प्लीमेंटेशन आप अगर देखेंगे तो अ, खासकर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं था फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में खासकर अ, जो है फिस्कल पॉलिसी का रोल ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। लेकिन अगर आप बात करें, धीरे-धीरे आरबीआई का रोल बहुत बढ़ा गया और खासकर 1991 की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसमें एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उभर कर सामने आया। नरसिम्हम कमेटी आई और उसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किए गए, और जिसमें आज के संबंध में अगर 21st सेंचुरी में हम देखें, तो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में संचालन के लिए कहीं न कहीं आरबीआई का रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आरबीआई मनी सप्लाई के तहत मनी सप्लाई को रेगुलेट करके अर्थव्यवस्था में जो है अ, कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन, उनको दोनों को समुचित स्तर पर लाती है। तो ये तो बात आई कि जो है खासकर मौद्रिक नीति कैसे कार्य करती है और मौद्रिक नीति के क्या कंपोनेंट हैं, और उस कंपोनेंट में हमने बात की जो है खासकर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंपोनेंट की। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका और मौद्रिक नीति की चर्चा देखें, तो ये बात सही है कि अगर भारत के संबंध में 91 के बाद रोल ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अगर उसके पहले की बात करें तो प्लानिंग्स में आरबीआई की नीतियों के तहत जो भी स्टेप्स लिए गए, उससे कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आई और जो रोज़गार के अवसर हैं वो बढ़े और मूल्यों में भी ज़्यादा जो है अंतर नहीं आया। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा-सा जो है एक है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है जो उसमें कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है जब लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट है या तरलता जाल हम जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, टेंस टू जीरो हम कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है एक अर्थव्यवस्था में जो है वो मनी सप्लाई आप बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फेल नजर आती है, अर्थात लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति आती है। तो ये जो है ट्रैप कैसे दूर होगा, इसके लिए जो है जैसे कुछ बैंकों ने भी बात की कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है क्रिएट करने की बात की, और उसमें ये हुआ कि प्रिंटिंग मनी की जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ट्रांसफर किया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है जो यूज होगी वो बॉन्ड और सिक्योरिटी की परचेज में होगी। तो इस तरह से एक नई चीज, नई अवधारणा
आई की जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसका बहुत सा प्रयोग किया गया और इससे एक तरह से एग्रीगेट जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो बढ़ी। तो समय समय पर आरबीआई जो है अपनी नीतियों के द्वारा नित नए प्रयोग करता है और उन नित नए प्रयोगों के क्रम में क्वांटिटेटिव ईजिंग भी है। ये कहने का मतलब है हम करेंसी को प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जनरेट करेंगे और उसके माध्यम से शेयर ये बॉन्ड सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ये बात हुई मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाई जाती है।